बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने सर्किट थ्योरी स्टार्ट करी थी और ये समझ लिया था सब सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। आप लोग जानते हो सर्किट के अंदर दो मेन कंपोनेंट है, सब एक उसके अंदर बैटरी होती है, एक रेजिस्टेंस होता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा, बड़ा डंडा माइनस छोटा। और रेजिस्टेंस का साहब सर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल किधर हाई होगा किधर लो होगा ये करंट बताता है। क्या बताता है? करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है? आई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर से कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अरे हाँ तो बोल, आज भी बेटे वही सर्किट थ्योरी है, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग इस सर्किट पे और कर लेते हैं, एक कमांड हो जाएगी। दूसरा, पिछली क्लास में हम लोगों ने ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा था, आज हम लोग सर्किट की ब्रांच में करंट लिखना सीखेंगे, ठीक है बेटे। तो आज आप क्वेश्चन बनाओ, हेडिंग बना दो कि राइट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट। राइट द करंट या कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट की हर ब्रांच के अंदर करंट बताइए कितना होगा। पहली बात तो ब्रांच किसे कहते हैं सब बेटे, ये सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। देखो जहां पर दो या दो से ज्यादा तारे मिल जाते हैं ना, ये इनको जंक्शन बोला जाता है, जंक्शन। जहां पर तीन तार, चार तार, पांच तारे मिलते हैं आपस में, इनको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो वायर होता है वो ब्रांच कहलाती है। जैसे एक जंक्शन है, एक जंक्शन ये है, तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो भी वायर जुड़ते हैं सब ब्रांचेस कहलाती हैं। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। इसके अंदर तो ध्यान से देख, ये जंक्शन बनेंगे दो, तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, ठीक है बेटे। चलो आज स्टार्ट कर लें। देखो स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट आपको समझा दो बेटे। अगर तुमको ये कंसेप्ट पकड़ में आए ना तो ये मान के चलिए सर्किट आपके लिए कुछ भी नहीं है साहब, सही है। और साहब ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। कंसेप्ट है एक सिंपल से सर्किट से लेकर के चलते हैं बेटे, एक सिंपल सा सर्किट। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और दो सप्लाई, एक 10 वोल्ट की सप्लाई है, ये 4 वोल्ट की सप्लाई है, 10 की और 4 की। चलो ये सर्किट एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। जो कंसेप्ट है ना बेटा उसे पकड़ना। ये सवाल वही है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। यहाँ पे तो बच्चा बोला सर ब्रांच कहाँ है, ये तो एक ही ब्रांच है। हाँ सभी एक ही ब्रांच है, ठीक है। कहता करंट बताओ। चलो देखो सर्किट थ्योरीज के अंदर मतलब कंसेप्चुअली करंट निकालने का तरीका है बेटे। तरीका क्या है कि आप सर्किट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसिडर कर लो। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, देखो अंडर लाइन बोल रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां मन करे वहां पे जीरो कंसिडर कर लो। जब मैंने आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई थी या 11th के अंदर पढ़ाया था तो एक कंसेप्ट था बेटे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, याद करिए। मैं उसमें 15-20 मिनट 12th क्लास के अंदर भी बोला था आपके सामने। क्या था साहब कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्चुअली दोनों सेम चलते हैं। कभी भी वो क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। इस लाइन का मतलब तुम्हें आज और अच्छा समझ में आएगा। बोलो सही ना। अगर मुझे किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं जीरो लेट करना पड़ता है सर, और जहां मैं जीरो लेट करूंगा उसके हिसाब से इस पॉइंट का आंसर मैनिपुलेट होगा। क्लियर है। लेकिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी मैनिपुलेट नहीं होता है। जैसे समझना, इधर मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है, एक ही सर्किट है सब दो बार बना दिया। क्यों बनाया? सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए। ध्यान से सुनियो। एक बच्चा कहता है कि सर मैं इस पॉइंट के ऊपर 0 वोल्ट कंसीडर करूंगा। 0 वोल्ट का मतलब है यहाँ पे अर्थिंग कर दी। देखो नॉर्मली हर बच्चा जो बैटरी होती है ना उसके नेगेटिव एंड को 0 कंसीडर करता है, सही है नहीं। मैंने इस पॉइंट को 0 कंसीडर कर लिया साहब। अब बड़े बच्चे हो सोच के बोलना, अगर 0 ये है तो क्या साहब ये 4 वोल्ट का हो गया? बच्चा बोला ऐसे कैसे हो गया? कल साहब पूरा 1 घंटा यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। हाउ टू राइट बैटरी, बैटरी कैसे लिखी जाती है? तो V1 माइनस में V2 इक्वल टू V। जब हाई में से तू लो को माइनस करेगा तभी तो बैटरी आती है। तो अगर ये 4 वोल्ट की गिवन थी, ये 0 है तो साहब ये 4 हो गया। अगर ये 4 है तो बेटे ये भी 4 है,
क्यों, ध्यान से देख, बीच में कुछ है ही नहीं, खाली तार था ही। तो यहाँ रेजिस्टेंस होता, बैटरी होती तो कहानी बदलती है, तो खाली तार, 4 का 4। सर 3 सप्लाई दिखाई दे रखी है मेरे को, 4 की, 6 की और 10 की। ठीक है, कहाँ पर जीरो कंसिडर करूँ? ज़्यादा बेटर है सब, तीनों का देख नेगेटिव एक ही जगह दे रखा है, तो ज़्यादा बेटर है आप 0 वोल्ट यहीं लीजिए साहब, यहाँ पे 0 वोल्ट कंसिडर करिए। हाँ सर कर लिया। अगर 0 है तो साहब ये वाला 10 वोल्ट का हो गया, बिल्कुल सही है साहब। ये 0 है तो ये वाला 0.4 वोल्ट का हो गया, बिल्कुल सही है। ये 0 है तो ये 6 वोल्ट का हो गया। अरे हाँ तो बोल यार, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा, देख ले, 6 में से 0 घटा 6, 10 में से 0 घटा 10, 4 में से 0 घटा 4, बिल्कुल सही है सर। अब तू ध्यान से देख, क्या तेरे को रेजिस्टेंस के सभी एंड का पोटेंशियल पता है? हाँ देख, इसमें ये जो 2 का रेजिस्टेंस है, इधर 10 वोल्ट है, इधर 4 वोल्ट है, क्या 6 वोल्ट का अंतर है? हाँ। 2 का रेजिस्टेंस है, क्या 3 एम्पियर करंट चलेगा? बिल्कुल सही बोला सर। किधर से आएगा? ऊपर से आएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो के लिए जाता है। बोल सही है नहीं? यहाँ जा, कितने का है? 10 का है और 6 का है, क्या 4 वोल्ट का अंतर है? बिल्कुल सही है सर, ये हाई है, बिल्कुल सही। करंट इधर से चल करके आएगा, 2 एम्पियर आएगा, 2 इधर से 3 इधर से, दोनों मिलकर के बेटे 5 एम्पियर करंट ऊपर, 5 एम्पियर करंट ऊपर, खत्म कहानी। अरे हाँ तो बोल यार, ध्यान से देख, तेरे को तीनों ब्रांचेस का करंट मिला है। ठीक है बेटे, तो दिस इज द मेथड टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक, आजा इसमें आजा। कहाँ पर कंसीडर करूँ साहब? अब तो ध्यान से, ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, इसका नेगेटिव यहाँ है, इसका पॉजिटिव दे रखा है, ज़्यादा बेटर आप इसी को 0 कंसीडर करिए। 10 वोल्ट जो हैवी पोटेंशियल है ना बेटे, ठीक है, उसको आप चाहो तो यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते, मर्जी आपकी, इसीलिए बेसिक बताया था। पर सहूलियत रहती है कि बड़ी बैटरी के नेगेटिव को पकड़ लो। ठीक है, ये 0 है तो साहब ये 10 वोल्ट हो गया, बड़े बच्चों पकड़ते जाना बात को। ये अगर 0 वोल्ट का था तो ये -4 वोल्ट हो गया, चेक करिए एक बार। बोल सही है, देख ले, हाई है 0, 0 माइनस ऑफ -4 बराबर है 4, से लिखा है साहब। ठीक है बेटे, बस खत्म हुआ। अब रेजिस्टेंस पकड़ ले, तो ये 0 वोल्ट है, पर बोल इस रेजिस्टेंस को बोल सर ये वाला एंड 10 वोल्ट का है, यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बात है। वैसे ही आप 2 बार मत लिखना, आदत यहीं से उठानी है। ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 है सर, ये हाई है, ये लो है, 10 वोल्ट का अंतर है, करंट ऊपर से चल करके आएगा 5 एम्पियर, बिल्कुल सही है सर। हाँ तो बोल यार, ठीक है सर, इसको पकड़िए, ये 10 है, ये 0 है सर, इसमें भी आएगा 5 एम्पियर। मैंने जब सभी रेजिस्टेंस ना बेटे 2-2 के लिए थे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सही है सर। इसमें देख सर, ये 10 है, ये -4 है, ये हाई है, डिफरेंस बोल कितना? 14 एम्पियर का हो गया भाई। 10 माइनस ऑफ -4, 10 माइनस ऑफ -4, 14, 14 वोल्ट का अंतर है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या 7 एम्पियर करंट हो गया? हाँ 7 हो गया सब। कितना? 7। तो 7 तो इधर से चल करके आया, और 5 ये और 2 ये, एक प्रकार से 7 इधर से आया। बोल सही है नहीं? सॉरी 5 या 10 है, 5 इधर से, 5 10, 10 ये आया बेटे और 7 ये आया, तो इसका मतलब 17 एम्पियर करंट आ गया बीच वाले में। अरे हाँ तो बोल यार, जो कंसेप्ट है ना बेटे वो पकड़ना, प्रैक्टिस तो आप कितने न्यूमेरिकल्स की कर लीजिए। ठीक है नहीं, सर्किट थ्योरी के अंदर देखो, करंट निकालना हमारे सिलेबस में किरचॉफ लॉ से है, हम लोग आगे किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, उससे करंट निकालना हमारे सिलेबस में है। ये सर्किट थ्योरी कंपटीशन मेथड होता है बेटे। ठीक है, किरचॉफ लॉ एक लेंदी प्रोसेस है। ठीक, तो हम तो उससे कैलकुलेट, ये सर्किट आपके सामने दोबारा आएंगे किरचॉफ लॉ से, लेकिन कंसेप्चुअली देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। बात समझ में आई है? ठीक है सर, आ जाओ अगले पे आ जाओ। फिर उसमें देखा बच्चे ने ध्यान से, बच्चे ने जब ध्यान से देखा, बोला सर इसके अंदर 3 बैटरी हैं, और ध्यान से देखिए तीनों बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो एक ही जगह ज्वाइन करके दे रखा है। बात तो सही है, तो नीचे ही 0 लेट कर लो। हाँ साहब, नीचे ही 0 लेट कर लो। आजा, ये 0 वोल्ट ले लिया साहब, तो ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट हो गया साहब, ये भी 0 हो गया। ठीक है, लिखना चालू कर। ये 0 है तो बेटे ये वाला हो गया 4 वोल्ट, क्योंकि 4 - 0। ठीक है, ये 0 है तो ये वाला हो गया 6 वोल्ट, बिल्कुल सही है, और ये 0 है तो ये वाला हो गया 8 वोल्ट, बिल्कुल सही है साहब। अरे हाँ तो बोल यार, बोल, बिल्कुल सही बात है नहीं? ठीक है, अब आ जाओ सर, रेजिस्टेंस को पकड़ लो। सर रेजिस्टेंस को पकड़ें कैसे? ये इस एंड का रेजिस्टेंस का, इसका 4 है, दूसरे एंड का तो पता ही नहीं है, इसका 6 है, इसका नहीं पता,
इसका 8 है, इसका नहीं पता, ये तो अटक गए। ये आपने जब लिखा होगा तो आप इसके पोटेंशियल नहीं लिख पाए होंगे, और पिछले सभी सर्किट्स में लिखा गया है। इसमें क्यों नहीं लिखा जा रहा साहब? इसमें इसलिए नहीं लिखा जा रहा बेटे, तो ध्यान से देख, इन तीनों सर्किट के अंदर एक ब्रांच ऐसी है जिसमें खाली बैटरी है। देख ध्यान से देख, इसमें ये वाली ब्रांच है जिसमें सिर्फ बैटरी है, कुछ नहीं है। ये वाली ब्रांच है जिसमें सिर्फ बैटरी और कुछ नहीं है। ये ब्रांच है जिसमें सिर्फ बैटरी है, कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें बैटरी है और सिर्फ बैटरी हो। तो इसको बाई चांस इसको हटा के देख, ये होते ही ये 6 आ जाएगा, 6 आते ही सब कुछ लिख गया। तो जो कंसेप्ट है वो पकड़ में आना चाहिए, ऊपर और नीचे वाले सर्किट में अंतर क्या है, बात समझ आइए। इसके अंदर कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जो खाली बैटरी की, मतलब आप दूसरे एंड का पोटेंशियल लिख लो, इस एंड का। बच्चा बोला फिर क्या है न्यूमेरिकल इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा? नहीं, सॉल्व तो होगा साहब, लेकिन एक प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अभी। और लेंदी क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब आप पोटेंशियल लिखते हो, ठीक है, और आप अटक जाओ, मतलब एक रेजिस्टेंस आ जाए, दूसरे एंड पे नहीं पहुंच पाते, तो उसका तरीका ये है बेटे, उस एंड का पोटेंशियल x लेट कर लो, लेट x, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि इस एंड का पोटेंशियल x है। बहुत सही बात है, ठीक है। बच्चा बोला सर मैं x लेट कर लूं, लेकिन x में भी एक समस्या है, ध्यान से देख। मुझे नहीं पता है कि इस x की वैल्यू 4, 6 और 8 से, इन मतलब तीनों से बड़ी है या तीनों से छोटी है, इनके बीच की है। 8 से बड़ी है, 4 से छोटी है, या 4 से 8 के बीच में है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है बेटे, हम लेट करते हैं कि x इन सब से बड़ा है, लेट x इन सब से बड़ी वैल्यू है, बड़ा पोटेंशियल है, किससे? 4 से, 6 से और 8 से। हम ये लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। अगर साहब तूने ये लेट किया तो ये कॉमन सेंस कहती है ये पोटेंशियल अगर इससे ज्यादा है तो इधर से करंट इधर से चलेगा, नाम I1 डाल देता हूं। ये वाला करंट अगर इससे ज्यादा है तो करंट इधर से चलेगा, नाम I2 डाल देता हूं। ये वाला अगर इससे बड़ा है तो करंट इधर से चलेगा, I3 डाल देता हूं। ये बात समझ में आती है? x की वैल्यू हम बड़ी लेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब बड़ी लेट करी है, देखो बड़ी होगी या छोटी होगी अपने आप पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल क्या करा है, बड़ी लेट करी है। और ये लेट करते ही कंफर्म हो गया कि करंट इधर से दौड़ेगा, इधर से दौड़ेगा, इधर से दौड़ेगा। बहुत सही बात है। अब यहां पर लगेगा बेटे किरचॉफ का जंक्शन रूल। जंक्शन रूल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जंक्शन रूल नाम का है, आप लोग जानते हो इसको। देखिए उधर, अगर मैं तेरे सामने ये बोल देता हूं बेटे कि साहब इधर से करंट आता है x, इधर से आता है y और इधर जाता है z, तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस में y की वैल्यू z के बराबर होगी? इसे बोलते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आने वाला करंट और जाने वाला बराबर होना चाहिए किसी जंक्शन के ऊपर। जंक्शन पे कभी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, करंट इकट्ठा नहीं हो सकता। तो जितना आता है साहब उतना निकल के चला जाता है, जितना आता है उतना निकल के चला जा। देख तू ध्यान से, जाने अनजाने में ये कंसेप्ट तूने हर जगह लगाया है। देख यहाँ यही तो लगाया था, इधर से आता है कितना, 3, इधर से आता है 2, 5 गया। क्या यही चीज है? हाँ, इधर देख ले, इधर से आया 5, इधर से आया 3, इधर गया 8। क्या यही चीज लगी है? हाँ सर यही लगी है। इस साइड देख, इधर से आया 5, 5, 7, 17 गया। इसका मतलब जाने अनजाने में आपने किरचॉफ लॉ का, वो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, जंक्शन रूल कहते हैं, इसे सब लगा लिया आपने। हाँ, ये रूल कहता है जितना आता है उतना जाना चाहिए, जितना आता है उतना जाना चाहिए। एक बच्चा बोला कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि सिर्फ आता ही आता हो और जाता ना हो, मतलब x आता है, y आता है और z आता है, जाता ही नहीं है, दिखाई नहीं रखा सर्किट में, तो क्या करूं भाई? तो नियम तो ये कहता है जितना आता है उतना जाना चाहिए, और जाने वाला है नहीं तो कोई बात नहीं, नियम फेल थोड़ी होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये नियम बन जाए। अरे हाँ, तो वो बच्चा बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि आता है करंट जाता ही नहीं है सर? देखो कंसेप्चुअली इनमें कॉमन सेंस है कि कोई ना कोई करंट तो भाई ऐसा तो है नहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए, ये जा रहा होगा। अब जो भी जा रहा होगा ना इनमें से, जैसे एक्स वाई जेड में से किसी एक की डायरेक्शन उल्टी हो गई है बाई चांस, तो वो नियम के अनुसार वो इस साइड आ जाएगा, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। तो लॉ कभी फेल नहीं होता है।
तो एक जंक्शन पे सभी आते हैं, जोड़ के जीरो कर लो। बोलो, एक बच्चा बोला एक जंक्शन से सभी जाते हो आते ना हो तो भी क्या है, आउटगोइंग कितना है, जाने वाला एक्स वाई जेड। तो नियम हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फिर जीरो हो गया। इसे बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। ठीक है बेटे। अब तू ध्यान से देख, तुझे वही सिचुएशन यहां दिखाई देती है। मेरे पास एक जंक्शन है साहब, जंक्शन से 3 करंट निकल के जाते हैं, I1 I2 और I3। क्या अकॉर्डिंग टू नियम लॉ, क्या I1 प्लस में I2 प्लस में I3 की वैल्यू हर हालत में जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और करंट बच्चा लिख सकता है, देख I1 कितना होगा, ध्यान से देखियो, ये x है, ये 4 है, वो बड़ा है तो x - 4 डिफरेंस हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I1 की वैल्यू हो गई x - 4/2। कंसेप्ट को पकड़। और हाँ तो बोल यार, I1 लिखना है, इसमें कितना करंट गया इस रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पकड़। इस एंड का x है, इस एंड का 4 है, तो डिफरेंस कितना x - 4। x हमने बड़ा लेट किया हुआ है साहब, तो x - 4/2। I2 बोल कितना हुआ, I2, तो ये हो गया x - 6, तो x - 6/4 प्लस I3 x - 8/2, x - 8/2, और दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्या स्टेप समझ में आता है? हाँ सर। एलसीएम ले ले बेटे, ठीक है। बड़े बच्चों में एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 उधर जाके 0 हो जाना, मैं सीधा ही लिख देता हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई जब 2 करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2x - 8 प्लस x - 6 प्लस 2x - 8 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अरे हाँ तो बोल यार, अरे 2 से मल्टीप्लाई हुई है, सॉरी 16 2x - 8 प्लस x - 6 प्लस 2x - 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे। एलसीएम लेके, और जो मल्टी वो था क्या नाम है 4 एलसीएम था उधर तो साइड गया, कुछ कैंसिल आउट होता है। हाँ सर, ये हो जाता है 5 और वो क्या नाम है 5 कह रहा हूँ, 2 और 1 3 और 2 5, तो ये हो गया 5x। ठीक है। -16 -6 -22 और -30, ठीक है बेटे, और दैट इज इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट, x की वैल्यू 6 वोल्ट आ गया ना। ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, वो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा और फिर पता चल जाएगा क्या चल रहा है सर्किट में। देखिए साहब, अगर ये 6 है, ये तो बहुत प्यारा कंसेप्ट आ गया साहब, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, इसका मतलब इस सर्किट में I2 की वैल्यू 0 थी, इस सर्किट में I2 की वैल्यू 0 थी, इसमें तो करंट ही नहीं जाएगा साहब। ये 6 ये 4, क्या सर्किट के अंदर देखा जाए तो 2 वोल्ट का अंतर था, और 2 का मतलब है 1 एम्पियर करंट, तो इसका मतलब ये था बेटे इधर से आने वाला करंट 1 एम्पियर था। अच्छा रह गया साहब। अगर ये 4 है तो ये -6 वोल्ट हो गया, ये अगर 4 है तो ये -6 वोल्ट हो गया। अब लिख के देख, 4 माइनस ऑफ -6 4 माइनस ऑफ -6 क्या 10 आता है? हाँ सही है सर। क्या अब तू हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख चुका है? हाँ सर मैं हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख चुका हूं, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख लिया। अपने रेजिस्टेंस को पकड़ सर, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला एंड 0 वोल्ट का है, ये -6 का है, और करंट की आदत होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, नियम होता है 0 में और 6 में सर, -6 में 0 बड़ा है तो दैट्स व्हाई करंट इधर से जाएगा, ये कंपलसरी हो गया। और ये करंट कितना चल रहा होगा? तो बच्चा बोलता है सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट का अंतर है, 6 वोल्ट का अंतर है। हाई माइनस लो जब मैं करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस करूंगा तो ये आंसर आएगा 0 + 6, 6 वोल्ट का अंतर है साहब, और रेजिस्टेंस कितने का है? 2 का है, ठीक है ना। तो करंट कितना हो गया? 3 एम्पियर हो गया साहब। तो इस ब्रांच में चलने वाला करंट 3 एम्पियर है। ये 3 एम्पियर ऐसे घूम करके आ रहा होगा बेटे, ऐसे मस्त आराम से ये। और हाँ तो बोले यार, एक बच्चा कल वाला कंसेप्ट जो कॉमन सेंस थी ना उसको भी लेकर के पकड़ गया बात, बोला सर ये ध्यान से देखो, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस से प्लस है, इसका मतलब 10 में से 4 घटा दो, 6 वोल्ट की सप्लाई है, 6 वोल्ट की सप्लाई, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर करंट हो गया भाई। एक ही बैटरी के ऊपर एक ही रेजिस्टेंस था। अरे हाँ तो बोल यार। एक बच्चा बोला चलो ये कंसेप्ट हुआ ना, अब दूसरा बच्चा देख जो खुराफाती, वो बच्चा बोला सर क्या नाम है, बैटरी का लोअर एंड तो दुनिया 0 लेती है, मैं तो अपर एंड को 0 लूंगा, मतलब हाई एंड को 0 कंसीडर करूंगा। खतरनाक था बेटे, यहाँ 0 कंसीडर कर बैठा।
कोई बात नहीं साहब, ये 0 है तो ये भी 0 है, बच्चा है कुछ भी कर सकता है। ये 0 है तो ये -10 हो गया। और हाँ तो बोल, ये 0 है तो ये -4 वोल्ट हो गया। बोल साहब हाई कौन सा है? बोला -4 हाई है। -4 हाई है साहब तो करंट इधर से जाएगा, कंपल्सरी है। डिफरेंस बोल कितना है? बोला -4 माइनस ऑफ -10। अब हाई माइनस लो, क्या प्लस का 6? अगर ये प्लस का 6 है तो बटा 2, क्या 3 एम्पियर करंट? हाँ साहब ये वही 3 एम्पियर आया। अरे हाँ तो बोल, जो लाइन में आपके सामने बोलता हूं बेटे, 11th में बोला, 12th में भी बोला, फिर आज बोल रहा हूं, ध्यान से देखियो। आप जहां 0 कंसीडर करते हो सर्किट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाता है। देख यहाँ 0, यहाँ था 4, यहाँ था 4। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, 0 कंसीडरेशन, पॉइंट ऑफ 0 कंसीडरेशन। मतलब कहां पर आप बेस मान के चलते हो, कहां अर्थिंग लेकर के चल रहे हो। लेकिन किंतु परंतु बट पोटेंशियल डिफरेंस नेवर डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। डिफरेंस देख ले, डिफरेंस चेक नहीं हो, वो चेंज नहीं हो रहा है। इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बोल, 4, वो क्या नाम है, 4 - 8 0। यहाँ कितना है? 0 डिफरेंस। यहाँ बोल कितना है? 4। यहाँ बोल कितना है? 4। यहाँ कितना है? 10। यहाँ कितना है? 10। यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? 6। पोटेंशियल डिफरेंस नेवर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस नेवर डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ 0 कंसीडरेशन या पॉइंट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग आपने सर्किट में कहां करी है? बात समझ आइए, पोटेंशियल डिफरेंस कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता। और इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सर्किट थ्योरी के अंदर। जहां आपका मन करता हो आप वहां पर 0 ले लीजिए साहब, जहां मन करता हो वहां 0 लीजिए, और उस पॉइंट पर 0 लेने के बाद सभी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो। तो आपने भले ही पोटेंशियल लिखा है, हर बच्चा अलग अलग तरह का पोटेंशियल लिख देगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। ये बेसिक कंसेप्ट है। और साहब ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत है साहब। देख इधर देख, एक तरफ से स्टार्ट करता हूं। बच्चे के सामने सर्किट आया, बोलता है करंट बता। ठीक है सर, 0 कहां पर कंसीडर करूं? देखो पहली बात तो आपकी मर्जी है बेटे, 0 कहीं कंसीडर करिए। इसको समझाने का मेरा मकसद ही यही था। आप सबसे पहले ना इन दोनों क्वेश्चन को लिखने के बाद जो आपको कंसेप्चुअल पता चला है, ये अभी कि कहीं 0 कंसीडर कर सकते हैं, फलाना ढिमका, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना 2-4 लाइनें, अपनापन महसूस होता है। ठीक है नहीं? आजा। पर एक बात सुनना बेटे, मैं आपको ये राय ये दूंगा कि हमेशा जो बैटरी होती है ना, बैटरी के जो नेगेटिव एंड है उधर ही 0 लीजिए। देखो इस बच्चे ने इधर 0 लिया, आंसर चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस सर्किट के अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो नेगेटिव में आ गए, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया। यहाँ पर 0 लेने के कारण कोई भी पॉइंट, एक ही पॉइंट माइनस में आया, और थोड़ा दिमाग को लगा करके 0 यहाँ ले लेता ना, ये यहाँ, तो इसमें एक भी पॉइंट माइनस का नहीं आता। मतलब जो हैवी बैटरी दिखाई दे रही हो ना सर्किट में, हैवी बैटरी, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे 0 ले लो। ये 6, ये 8, इसका मतलब I3 उल्टा लिया गया था और 1 एम्पियर इस साइड से चल करके आ रहा था। ठीक है? और देख कितना प्यारा सवाल है, 1 एम्पियर ऐसे आता है और ऐसे घूम करके चला जाता है, इसमें करंट ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि I2 की वैल्यू 0 आ रही है। I2 देखिए x आ गया ना, तो 6 - 6/4 0। तो इस सर्किट के अंदर I2 0 है, और I1 और I3 वो 1 एम्पियर है। और हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? तो हाउ टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द करंट, सही है? ये सवाल है। अब ये बाई चांस से देखो क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता, थोड़ा सा इसको टफ बनाने की कोशिश करता, या समझा देता हूँ लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। जैसे अगर बाई चांस इसमें ये ब्रांच इतनी दे देता बेटे, ये सारा सर्किट था, इसमें एक ब्रांच और बढ़ा देता, ये एक और बढ़ा के दे देता, ये हालत दे देता सब, ध्यान से एक और बीच में बढ़ा दी, तो बच्चा बाकी सब तो लिखता लाएगा, यहाँ का भी लिख देगा, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, ये सब लिख देगा जैसे ये लिखे हुए। फिर वो बच्चा यहाँ का नहीं लिख पाएगा, इस साइड का, मतलब वो इन 2 पॉइंट के पे अटक जाएगा। तो साहब कोई नहीं, इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, इसको x लेंगे और इसको y लेंगे। जब x को डील करेंगे, x को मतलब है जब इस जंक्शन पे लिखोगे इधर, इधर और इधर, तो x बड़ा लेट होगा, और जब इस जंक्शन पे आओगे तो y बड़ा लेट होगा।
बोल सही है। जब इस जंक्शन से लिखा जाएगा इस जंक्शन के लिए तो x बड़ा लेट करेंगे, जब यहाँ लिखा जाएगा तो y बड़ा लेट करेंगे। मतलब ये है कि उसमें ये प्रोसेस 2 बार चलेगा फिर। ठीक है बेटे, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो आप स्क्रीन को रोको और इसको नोट कर लो। लिख लिया बेटे? चल अब आ जा अपने बेटे वापस टॉपिक पर, रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो हेडिंग बना रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल। ये जो सीरीज पैरेलल है ना बेटे, ये हम लोग कैपेसिटर्स में भी पढ़ करके आए हैं, सर्किट पढ़े हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही सर्किट होगा, कुछ वैसे ही कंसेप्ट चलेंगे। बस अंतर ये है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV जो बेस है, तो वहां पे जो V है वो C के मल्टीप्लाई में चलता है, और यहाँ पर फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। तो यहाँ जो V है वो मल्टीप्लाई में वो अलग है, इक्वल से इस साइड है। ठीक है ना, तो ये खेल यहाँ पे V का है सारा। ठीक है, तो आ जाओ रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहले देखते हैं बेटे सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज आप लोग जानते हैं साहब, सीरीज का मतलब होता है जब एक दूसरे की बाजू को पकड़ ले। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है बेटे। ठीक है ना, किसके अंदर है? सीरीज में। और ये बात हम लोग 12th के अंदर, सॉरी 10th के अंदर पढ़ करके आ जाते हैं। ठीक है बेटे, तीनों किसके अंदर है? सीरीज में। ठीक है सर, मान ले बेटे ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है और 20 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है सर, तू अब जानता है इस बात को कि जब करंट किसी रेजिस्टेंस में होकर के निकलता है तो पोटेंशियल ड्रॉप करके चलता है साहब। तो मान ले बेटे यहाँ पर जो खपत हुई है वो V1 की हुई है, यहाँ पर V2 हुई है, यहाँ पर V3 हुई है। ये किसकी वजह से हुई है? जो करंट चला है उसकी वजह से। बोल सही बात है या नहीं? ठीक है, अब बेसिक सा कंसेप्ट इधर देखना बेटे कि जो करंट जो करंट है R1 में एंटर करेगा वही करंट R2 में एंटर करेगा, और वही करंट R3 में एंटर करेगा, और वही करंट घूम करके वापस बैटरी में आ जाएगा। क्योंकि तू बात जानता है कि जो बैटरी जितना छोड़ती है उसे उतना चाहिए होता है। ये विधि का विधान है साहब, जितना छोड़ेगी उतना वापस लेगी। क्या एक ही करंट है जो चल करके आया है? हाँ, ठीक है बेटे। तो बेसिक कंसेप्ट कि इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम, ये बेसिक है बेटे। ठीक है ना, बेसिक का मतलब सब कंसेप्चुअल यही है। सीरीज तब होता है जब करंट सेम होता है। बच्चा बोला सर अगर करंट सेम है तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। आप कहते हैं कि करंट सेम है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा वो R का खेल होगा। डायरेक्ट लिया जाएगा या नहीं? I की वैल्यू सेम है, तो क्या कंसेप्ट निकला कि डिवाइड होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, potential gets divided in the direct ratio of resistances। ठीक है बेटे, सेम कौन होता है? करंट। डिवाइड कौन होता है? पोटेंशियल। और किस रेशियो में? रेजिस्टेंस के। मतलब जितना हैवी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा खपत होती है सर। और ये विधि का विधान आप लोग जानते हो क्या कि जो बटता है वो जुड़ता है, जो बटता है वो जुड़ता है। कौन बटा है साहब? पोटेंशियल। तो क्या जो सप्लाई है वो V1 प्लस में, V2 प्लस में, V3 के बराबर? हाँ सर, वो सही बात है। इसको मैं लिख देता हूं I इंटू में R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू R इक्विवेलेंट। ठीक है नहीं, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा V1 हो जाएगा सर IR1, IR2 और प्लस में IR3। I से आई गया, क्या R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मार्केट में आ गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। हाँ साहब, ये सीरीज का फॉर्मूला आ गया। ये मैं 10th में पढ़कर भी आया हूं, जानता भी हूं। अब तो ध्यान कर, ये फॉर्मूला जब उसमें आया था क्या नाम है कैपेसिटर्स में, तो ये 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 था, और ये R इक्वल टू R1 प्लस R2 है। फॉर्मूला बदल जाता है बेटे, और V की वजह से बदलता है। वहां सीरीज में चार्ज सेम होने की वजह से पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो बढ़ता था, या डायरेक्ट बढ़ता है। जो जितना हैवी रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा बैटरी को खाता है। बात समझ आई नहीं? जो इनमें सबसे बड़ा होगा उस बैटरी को ज्यादा खाएगा। और कैसे बढ़ती है बैटरी? सर वो रेशियो में बढ़ती है। किसके? रेजिस्टेंस के। जैसे एक सवाल उठा लेते हैं यार, सवाल लिख लो कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर।
पहले समझ लो फिर एक साथ नोट कर लेना। हर एक रजिस्टर के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए। अपनी तरफ से सप्लाई कुछ भी, मान लो 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूँ, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 का है और ये 3 का है। रहा तो बोल 1:2:3 का रेशो ले लिया है सर, ठीक है, कोई बात नहीं है सर। बैटरी सर ये V1 खाएगा, ये V2 खाएगा, ये V3 खाएगा, ठीक है सर। बैटरी कैसे बटेगी सर? डायरेक्ट रेशो में चलती है रेजिस्टेंस के, मतलब कि V1:V2:V3 की वैल्यू R1:R2:R3 होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर वो ले रखी है 1:2:3। अरे हाँ तो बोल, अब बस रेशो लिखना आपको आता है बेटे। हाउ टू राइट V1 कैसे लिखूं? तो V1 का हिस्सा 1 है, 1 ऊपर बटा तीनों का जोड़ 6 और गुणा में जो बांटना है सर 12 वोल्ट की सप्लाई है जो बटेगी 2 वोल्ट आएगा सर। हाउ टू राइट V2 कैसे लिखूं? V2 वाला हिस्सा ऊपर 2 बटा तीनों का जोड़ 6 गुणा में जो बांटना है 4 वोल्ट। हाउ टू राइट V3 कैसे लिखूं साहब? V3 वाला हिस्सा ऊपर 3 बटा तीनों का जोड़ 6 गुणा में जो बांटना है, बांटूंगा सर 6 वोल्ट आया। और हाँ तो बोल, तो ये हुआ 2, ये हुआ 4 और ये हुआ 6। तो ध्यान से देख ले, तीनों का जोड़ रेडी के बराबर है, 6 और 4 10 और 2 12। 12 ही वोल्ट की तो सप्लाई है जो बटी थी। सबसे ज्यादा किसने खाई? सबसे ज्यादा खाई है, देखो 6 वोल्ट खाई है V3 ने, इसने 6 खाई, उसने 4 खाई, उसने 2 खाई। जो ज्यादा होगा उतना खाएगा, यही तो लिखा हुआ है कि इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। और हाँ या ना, ये मैंने रेशियो से बांटा है बेटे। एक बच्चा बहुत मासूम होता है, वो 10वीं क्लास को छोड़ता नहीं है। वो बताओ क्या करेगा? वो बिल्कुल अपना उसी पे चलेगा जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है। वो कहेगा सर मैं सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। अच्छा बात है, आर इक्विवेलेंट निकाल के बोला कि 1 जमा में 2 जमा में 3 बराबर है 6। बिल्कुल सही है। 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो बोल करंट बैटरी कितना फेंक रही होगी? तो वो फेंकेगी V/R इक्विवेलेंट। तो वो हो गया 12/6 का मतलब 2 एम्पियर। बिल्कुल सही है सब। अब 2 एम्पियर करंट एंटर करेगा यहाँ से। अब लिखो V1। तो मैंने आपसे कहा ना ओम्स लॉ 2 बार लगता है, लग लिया एक बार तो यहाँ कितना करंट फेंकेगी। अब V1 लिखवाता है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी जो करंट जिसमें एंटर करता है IR1 हो जाएगी, ठीक है, IR1। I कितना है? 2 किस में एंटर कर रहा है? 1 में सर 2 वोल्ट। V2 बोल कितना? IR2 कितना है? 2 4 वोल्ट। V3 कितना है? V3 IR3 2 किसके अंदर? 3 में, क्या 6 वोल्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंसेप्चुअली ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो एक अच्छी बात है बेटे, सर्किट छोटा था और सिंपल आपने कैलकुलेट किया और सॉल्व कर लिया ये। लेकिन कंसेप्ट ये है, इसे पकड़िएगा। रेशो में बांटना बहुत जरूरी है बेटे, ये आना चाहिए आपको। जितना जल्दी रेशो में बांटना सीख लोगे ना, जितना अच्छी तरीके से सीख लोगे, ये मान के चलो ये चैप्टर और उतना अच्छा समझ में आना है आगे। मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, बहुत प्यारे प्यारे 2 टॉपिक आएंगे। हर क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड सॉल्व कराऊंगा आपको, इससे भी ट्रेडिशनल मेथड, जुगाड़ मेथड, मतलब रेशो मेथड। जो अच्छा लगे आप उसे पकड़िएगा, लेकिन कंसेप्चुअली अच्छा कौन है? रेशो वाला, ठीक है। ये सब सीरीज है, हेडिंग बना ये पूरा। फिर ये क्वेश्चन कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, फिर 2 सॉल्यूशन, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है बेटे। रोक स्क्रीन को नोट कर ले, लिख लिया बेटे, चला जा। अब हेडिंग बना दे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का कंसेप्ट बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है बेटे, कंसेप्ट तो जैसे कैपेसिटर में पढ़ा था। याद करो वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। पैरेलल किसे कहते हैं सर? जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के दोनों एंड एक ही जगह जुड़ जाते हैं। जैसे हमने आप रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस के, तो ध्यान से देख, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक ही जगह जुड़े हुए हैं, ये सिस्टम कहलाता है सर पैरेलल। एक रेजिस्टेंस ये है। आप लोग ना बेटे, जैसे मैं तो इनको बीच में ऐसे मिटा करके रेजिस्टेंस बना देता हूँ, आप लोग सीधा ऐसे बना दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं करता है। क्योंकि आप इसको अगर बीच में लाइन बनाओगे फिर जिगजैग बनाओगे तो सर्किट अच्छा नहीं बनेगा, लाइन टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना, और जल्दी भी नहीं बनता।
क्या ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है? हाँ सर, ये तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल की पहचान ही क्या है सर? पैरेलल की पहचान ही है कि दोनों एंड एक ही पोटेंशियल पे होनी चाहिए। हाँ चेक कर, बैटरी का ये वाला एंड V1 लेट कर और ये वाला V2 लेट कर लिया, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, तार यहाँ से उठ करके गया है, क्या ये वाला एंड V1 है? हाँ। क्या ये एंड भी V1 है? हाँ। क्या ये भी V1 है? बिल्कुल सही है सर। अब ये तार यहाँ से उठ करके गया है ऐसे, क्या ये वाला एंड V2 है? क्या ये V2 है? क्या ये भी V2 है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब तो ध्यान से देख, रेजिस्टेंस के दोनों एंड जो V1 V2 हमने लेट किए हैं, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही वो है जो बैटरी के अक्रॉस है। यहाँ डिफरेंस बोल कितना है? V1 माइनस V2। यहाँ कितना है? V1 माइनस V2। यहाँ कितना है? V1 माइनस V2, मतलब V1 V2 बोलिए, V1 V2। क्या बैटरी V1 V2? हाँ सर। तो कंसेप्ट क्या निकल करके आया कि सर इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor remains same, ये कंसेप्ट आया सर। और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। अगर साहब V से नेगेटिव पॉइंट से बच जाओगे और जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सही है नहीं? आंसर तो सबसे आना है साहब, आंसर सबसे आना है, लेकिन कोशिश ऐसी करते हैं कि बड़ी बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको जीरो ले लो, उसे क्या नाम है, नेगेटिव पोटेंशियल लिखने से बच जाते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाए इधर देख, चालू करूं सर्किट सर? सबसे बड़ी ये, अच्छा इसका भी माइनस यहाँ पर, इसका ये तो बहुत बढ़िया है, इसी को जीरो कंसीडर कर लो। वैसे 10 वोल्ट के नेगेटिव को जीरो लेना है भी बैटरी वही, ये अच्छी बात है, 4 का भी वही था। सब लिखना चालू करते साहब, अगर ये जीरो है तो ये 10 वोल्ट का हो गया, देख ध्यान से, क्योंकि हाउ टू राइट द बैटरी, हाई माइनस लो लिखूंगा जब ये बैटरी आएगी, ये जीरो है तो वो 10 हो गया साहब, ठीक है। ये कितना है सर? ये जीरो है, ये जीरो है तो ये 0.4 वोल्ट हो गया साहब। रहा तो बोल यार, कितना हुआ? 4। अब तू ध्यान से देख, दो रेजिस्टेंस है, दोनों एंड का पोटेंशियल आ गया है तेरे पास। इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल देख, इस वाले रेजिस्टेंस का सर, ये वाला एंड जो है इस रेजिस्टेंस का 10 वोल्ट का है, ये जीरो का है सर, ये हाई है तो करंट ऊपर से आएगा, हाई से लो की तरफ। और हाँ या ना, कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या 5 एम्पियर करंट हुआ? हाँ साहब। तो ऊपर से आने वाला करंट सर्किट के अंदर 5 एम्पियर था, इस रेजिस्टेंस का काम खत्म हुआ, ठीक है साहब। इसमें आ जा साहब, सर इस रेजिस्टेंस के जो दोनों एंड हैं, इस रेजिस्टेंस के जो दोनों एंड हैं, एक 10 का एक 4 का है, क्या डिफरेंस 6 वोल्ट का है? हाँ सर 6 का है। हाई किधर है? ऊपर है, तो करंट ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, ये करंट दिखा दिया सर। 6 वोल्ट का अंतर है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या 3 एम्पियर करंट हो गया? हाँ साहब। तो करंट ऊपर से चल करके नीचे की तरफ जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा, कितना? 3। तो बेटे 3 तो इधर से चल करके आया और 5 इधर से चल के आया, तो ये आने वाला इसमें जाने वाला क्या 8 एम्पियर हो गया? रहा तो बोल यार, 3 इधर से 5 इधर से, क्या 8 गया? बिल्कुल सही है। तू ध्यान से देख, तूने कंसेप्चुअली तीनों ब्रांच का करंट लिख दिया। इस ब्रांच के अंदर 3 एम्पियर है, ठीक है, ये 3 एम्पियर ऐसे घूम करके आएगा, इस ब्रांच के अंदर 5 और ये 8। देखो जब आप अकेले बैठोगे, अभी नए हो, तो आपको ना एक मन में ख्याल आ सकता है कि सर ये 4 वोल्ट वाली सप्लाई जो है ये भी तो करंट फेंक रही होगी। सच्चाई है बेटे, करंट फेंक रही होगी, सच्चाई है फेंक रही है, लेकिन जो रिजल्टेंट करंट आएगा ना फाइनली घूम करके, फाइनल जो आएगा वो कहानी ये बनती है। रीजन क्या होता है कि ये हैवी बैटरी है, ये इसके करंट को चलने ही नहीं देती, ये अपना करंट उसमें घुसा देती है और कुल मिला के ये चार्जिंग में चली जाती है, जो कि एक्चुअल में बैटरी डिस्चार्जिंग में होनी चाहिए थी, लेकिन ये चार्जिंग में चली गई है यहाँ। तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि ये करंट फेंक रही है, नहीं, इस सिचुएशन के अंदर ये करंट बाहर नहीं निकालती, अपने अंदर होकर निकालती है। और करंट की और पानी की एक ही आदत होती है, एक ही आदत होती है, बिल्कुल एक रास्ते में बिल्कुल सीधा बहते चले जाते हैं। एक रास्ता तो एक ही पानी होगा, एक रास्ते में एक पानी इधर से भी आ रहा है, इधर से, ये पॉसिबल नहीं है साहब।
आया, इधर से हल्का पानी आ रहा है धीरे धीरे, इधर से आगे बाढ़ पूरी की पूरी, तो जो बाढ़ वाला पानी है वो हल्के पानी को भी अपने साथ लेके चल देता है छोड़, लेकिन नेट फ्लो जो होगा उसमें अंतर आ जाएगा, है ना। तो इधर से 10 एम्पियर था, वो क्या नाम 10 वोल्ट की सप्लाई ने 8 एम्पियर फेंका, 8 में से 5 इधर 3 इधर आ गया सब। और नहीं तो तू कॉमन सेंस से देख, इधर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, इसमें भी 2 का है, लेकिन 8 में से उधर 5 गया है, इधर में 3 ही आया। क्यों आया 3? ये इसकी वजह से आया, बैटरी की वजह से। बैटरी के करंट को भी तो कंपनसेट करना था यहाँ, ठीक है ना। तो आप मन में ख्याल आ सकता है कि सर ये करंट इधर क्यों नहीं जा रहा था, नहीं, ये करंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और एक ब्रांच में एक ही करंट होता है, चाहे बैटरी आ जाए उसमें 10। बात समझ आई? नहीं, ये मत सोचना ये फेंकेगी ये नहीं साहब। अगर आपको पता चल गया इस ब्रांच में करंट इधर से एंटर कर रहा है, तो रास्ते में 10 बैटरी आ जाओ, कोई सीधी आओ कोई उल्टी आओ, कोई मतलब नहीं है, वो करंट एक ही होगा जो सीधा निकल के चला जाता है। क्लियर है? क्योंकि जब तुम अकेले बैठोगे तुम्हारे मन में ख्याल आ सकते हैं कि बैटरी का करंट क्यों नहीं छोड़ रही है। वो बेटे इस सिचुएशन में कहानी क्या है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, वो चार्जिंग में चली जाती है। और क्यों चली जाती है? वो बड़ी बैटरी डिसाइड करती है कौन चार्ज होगा कौन डिस्चार्ज होगा। बात समझ में आई ये नहीं? ठीक है, ये सिचुएशन डिपेंड करती है सर्किट की। तो ये आपने लिख लिया, इसके पे कंसेप्ट लिख लिया, वो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आप स्क्रीन को रोको, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को ट्राई करो, स्क्रीन रोको और आराम से ट्राई करिए। आ जाओ बेटे। V सेम चल रहा है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि करंट बटेगा और इनवर्स टू रेजिस्टेंस बटेगा। इनवर्स टू रेजिस्टेंस देख ले, V सेम है तो ये I की वैल्यू V/R, V कांस्टेंट है तो इनवर्सली टू R। मतलब ये है कि साहब जो यहां से करंट चलेगा वो 3 हिस्सों में बटेगा, 1, 2 और 3। इसमें ले लेता हूं I1, इसमें लिख देता हूं I2 और इसमें लिख देता हूं I3। करंट और पानी बिल्कुल एक तरीके से बहते हैं सब। एक नाली जा रही थी उसमें, मतलब एक नाली थी उसमें पानी जा रहा था, उस नाली के सामने 3 रास्ते आ गए, 3 नाली आ गई, तो कॉमन सेंस है वो पानी तीनों में घुसेगा, लेकिन किसमें ज्यादा जाएगा? तो जो जितना गहरी नाली होगी उसमें ज्यादा घुसेगा वो, मतलब जो जितना हैवी रेजिस्टेंस होगा उसमें कम जाएगा, जो जितना हल्का होगा उसमें ज्यादा करंट घुसता है सर। इसे बोलते हैं इनवर्स में उल्टा बटना। हल्का रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, भारी रेजिस्टेंस कम करंट ही नहीं घुसने देगा, करंट चलने नहीं देगा। हैवी रेजिस्टेंस आप लोग समझते हो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं भाई। हैवी रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है? अंदर जो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है, जो एटम बैठा है उतने एटम बैठे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता है, इसे कहते हैं इनवर्स में डिवाइड होता है सब करंट। तो करंट गेट्स डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। और साहब जो बटता है वो जुड़ता है, ये लाइन हिंदी में लिख लेना, ये डेरिवेशन में हेल्प करती है आपकी। जो बटता है कौन बटा? करंट। तो जो बटा I1 प्लस में I2 प्लस में I3। हाँ तो बोल, इसको लिख देता हूं V/R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू I1 V/R1, तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन हुआ, खत्म कर, बोल मार्केट में फॉर्मूला क्या आया कि सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे हाँ तो बोल यार, और आया नहीं आया? ये आंसर है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वही अपना जाना पहचाना जो 10वीं पढ़ करके आए साहब, ठीक है बेटे। देखो इस सर्किट का सबसे प्यारा रूप एक ये भी है, और जो अच्छा बच्चा है ना उसको ये समझ में भी आ जाएगा कि सर ये हम लोगों ने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। ये सबसे प्यारा सर्किट है इसका, और बोर्ड भी इतना खतरनाक है कि इस सर्किट को कई बार पूछ चुका है, कई बार। कहता है इस ओम, ये 2 ओम के हैं बेटे सभी, ये क्या हम इक्विवेलेंट बताइए ए और बी के बीच में, इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में। जब मैंने आपको कराया था ये सर्किट ना 2-3 तरीके से सेट होता है। पहला सर्किट ये बनता है इसमें, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देगा, दूसरा हो गया, फिर यहाँ नहीं लगाएगा यहाँ लगा देगा, तीसरा हो गया, फिर दोनों जगह लगा देगा, चौथा हो गया। ये मुखड़े एक ही हैं, बदलते रहते हैं। मेरे से बोलता है बता सीरीज है पैरेलल है, एक मन का कच्चा बच्चा एक बार में इसको सीरीज भी बोल सकता है, लेकिन है पैरेलल, क्योंकि हर बच्चा पहचान गया पहला सर्किट पहले भी यही कराया था।
क्यों पैरेलल है? क्यों पैरेलल है? अगर एक नजर में नहीं पता चलता है तो बैटरी लगा लो। एक नजर में पता चल रहा अच्छी बात है, नहीं लगता है तो लगा दो। लगा दी, चालू कर। यहां से उठा के लेके जा, ये एंड V1 का हो गया, सही है। अब ये तार डायरेक्ट उठ के गया है यहां तक, बीच में कुछ आया नहीं, तो इसने ये वाला भी V1 कर दिया और इसका ये एंड भी V1 कर दिया। रहा है ना? जब एक नजर में पता ना चले तो बैटरी का यूज करते हैं। यहाँ से V2 गया, गया सर, तो ये एंड कितना V2, ये उठ कर क्या गया सर, तो ये भी V2 हो गया और ये भी V2 हो गया। अब तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देख, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 आया हुआ है। इसका डिफरेंस कितना V1 V2, यहाँ V1 V2, यहाँ V1 V2, यहाँ V1 V2। ये मत सोचना V2 V1 नहीं, वो तो करंट, ये तो V1 V2 ये बताएगा करंट किधर से चलेगा। V1 V2 V1 V2 V1 V2, क्या यही कहानी है ये? हाँ, अगर यही कहानी है तो क्या सीरीज है, पैरेलल है? सर ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2/3। अरे हाँ तो बोल यार ओम, और आया नहीं आया? तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल बढ़ता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, करंट बढ़ता है। वहां पर पोटेंशियल डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहां पर करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता है। अरे हाँ तो बोल यार, ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अपने मुंह से बार बार बोलिए, अपनापन आता है इससे। ठीक है, सब्जेक्ट आसान लगता है। ठीक है, रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जा बेटे, अब ना एक क्वेश्चन कवर कर ले। इस क्वेश्चन की सहायता से तुझे ये देख लेना है कि बेटे रेशियो का यूज कितना है। ठीक है ना, कंसेप्चुअली रेशियो कितने काम की चीज होती है। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट या ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट बताओ। और ये मुझे गिवन कर रखा है कि 3 रजिस्टर है, वो 2 रजिस्टर, और ऐसे करके इधर से 26 एम्पियर करंट। 26 एम्पियर सिर्फ इसलिए लिया है डाटा, जिससे कि बेटे डाटा आसान हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। चालू करते हैं साहब। मान लो बेटे इधर जाने वाला मैं लेट कर लेता हूं x था साहब, इसमें जाने वाला y था और इसमें जाने वाला z है। बोल स्टेप सही है? क्या ये तीनों पैरेलल है? हाँ सर। देखो जहां जंक्शन बनता है ना बेटे, मतलब जहां आने के बाद करंट को बटने का मौका मिलता है, वो जंक्शन बिना पैरेलल के खत्म ही नहीं होगा। जहां करंट बटा वहां जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी पैरेलल जरूर आना है। तो ये तीनों पैरेलल है। देख यहां भी आकर के बटा है, करंट बटेगा 2 के अंदर। मान ली इसमें P लिख देता हूँ, इसमें Q लिख देता हूँ, ये पैरेलल है दोनों। जहां करंट बटा वो पैरेलल है। बोल सही है? अब जो करंट का रेशियो, करंट बढ़ता है इनवर्स रेशियो में रेजिस्टेंस के, तो हाउ टू राइट द इनवर्स, ध्यान से देखियो। तो x/y/z मस्ट बी इक्वल टू 1/R1/1/R2/1/R3। ठीक है, ये स्टेप लिखना कंपल्सरी नहीं होता, सीधा ही लिखते हैं। ठीक है, सीधा 1/2/1/3/1/4, इसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो, उल्टा लिखना। ठीक, अब यहाँ पे ये रेशियो क्या नाम फ्रैक्शन के अंदर है, इसको बेटे एलसीएम लेके खत्म कर ले। तो एलसीएम लेता हूँ तो 6 से मल्टीप्लाई, क्या नाम 12 से कर, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर इसको। 12 से करेगा तो 6:4 और 3 हो जाएगा। जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात तो वही है, ये लिखो यही बात है। 12 से मल्टीप्लाई करने को रेशियो का फर्क तो पड़ता नहीं है भाई। रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उस पर कोई फर्क नहीं आता है, प्लस माइनस करने फर्क आता है बस। ठीक है ना, 6 से गुणा किया कोई फर्क नहीं आया सब, 6 4 3 आ गया। हाँ, अब हाउ टू राइट x, x कैसे लिखूं सब? तो x वाला हिस्सा ऊपर 6 बटा तीनों का जोड़, 6 और 4 10 और 3 13, गुणा में जो बांटना है 26 बांटना है, 13 दूनी 26, 12 एम्पियर करंट। y वाला हिस्सा ऊपर बटा तीनों का जोड़, गुणा में जो बांटना है 4 दूनी 8 एम्पियर। z वाला हिस्सा ऊपर 3 बटा जो तीनों का जोड़, गुणा जो बांटना है 2, 6 एम्पियर। इसमें गया 12, सही है, x की वैल्यू है 12, ये 12 एम्पियर लेके गया है सर। y है 8 एम्पियर और z की वैल्यू मेरे पास आई है 6 एम्पियर। देख पहली बात तो 26 देख बनता है नहीं, 12 और 8 20 और 6 26, सही है साहब। अब जो जितना हल्का है, ये 2 है देख 12 ले गया, ये 3 है 8 ले गया, ये 4 है 6 ले गया। बोल सही, जो सबसे भारी यही है, सबसे कम आया है। एक बच्चा चुपचाप मन में बैठा बैठा सोचता रहा, अगर इन्फिनिटी लग जाता तो साहब, इन्फिनिटी लग जाता तो आता ही नहीं।
अगर तेरे सामने कभी ये सिचुएशन आ जाती है ना, चल पहले एक बार इसको भी कवर करते हैं फिर आते हैं कंसेप्ट पे। इसमें देख सर ये 26 एम्पियर घूम करके वापस आ गई, तो पानी है तीनों नाली से जब आएगा तो फिर वापस इकट्ठा हो जाएगा। हाँ सर, फिर वापस इकट्ठा हो गया 26 एम्पियर। बांट दो के अंदर, तो P/Q मस्ट बी इक्वल टू 1/2:1/3। 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 से करूंगा तो 3:2। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लो ध्यान से, कि जब दो ही होते हैं ना तो सीधा लिख देते हैं P/Q 3:2। उल्टा हो जाए, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो दो के अंदर। 3 वाले में तो बेटे यही प्रोसेस होगा। अब जब P कितना है, P वाला हिस्सा ऊपर 3/5 गुणा में जो बांटना है 26 है ना, तो 26 दिया बटा 5, सही है 15.6। ठीक है साहब। Q बोल कितना, Q वाला हिस्सा ऊपर 2/5 गुणा में 26, 26 दूनी 52, 10.4। अरे हाँ तो बोल यार, चेक करके देख ले बार, 15, 10, 25 और 1 26। और आया नहीं आया, ये सवाल था। हाँ, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था वो ये था, एक बच्चा चुपचाप बैठा बैठा सोचता रहा। ध्यान से सुनना, यहां से करंट आया और यहां आने के बाद ये सिचुएशन उसे मिल गई, ये सिचुएशन उसे मिल गई। यहां से करंट आया, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर आया और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। कंसेप्ट पकड़ियो, जीरो रेजिस्टेंस, इसमें आर की वैल्यू 0 है। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के बता बेटे, जैसे पानी गया, पानी के सामने 2 रास्ते, एक नाली ऊंची थी और एक नाली बिल्कुल नीची थी, इतनी नीची जिसका हिसाब नहीं। क्या सारा पानी धड़ाम से उसी नाली में गिर जाना है? हाँ, क्यों जाए उसके अंदर। तो जब करंट आगे गया, आगे जाने के बाद 2 रास्ते, एक में रेजिस्टेंस और एक में रेजिस्टेंस ही नहीं है, खाली खत्म एकदम, तो सब सारा करंट उसी में घुस जाता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता। ये आइडियल कंडीशन है। नेचर में ऐसा वायर बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कंसेप्चुअल, ठीक है। तो साढ़े 10 का 10 एम्पियर इसमें घुस जाएगा, उसमें जाने वाला करंट 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, करंट ही नहीं जाएगा उसके अंदर। और इसी चीज को हम लोग शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट करना। अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इसका कोई यूज नहीं छोड़ा तूने सर्किट के अंदर, क्योंकि सारा करंट बाईपास कर गया, उसे 7 में निकल गया, है ना। अगर ये कहानी तेरे सामने ये बन जाती है कि 10 एम्पियर करंट आया और 2 रास्ते थे, ध्यान से सुनियो, 2 रास्ते थे, ये रास्ता 2 ओम रेजिस्टेंस वाला था और ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था, इनफाइनाइट, और ये 26 एम्पियर आया, ओ सॉरी 26 का वही 10 एम्पियर आया। बताना साहब क्या कहानी बनेगी। ये इन्फिनिटी है, 0 मत समझ रहे ना बेटे, इनफाइनाइट है ये, ओ सॉरी 0 क्या हूँ, इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब तुम नेचर में पहली बात तो इनफाइनाइट बनाना पॉसिबल ही नहीं, फिर कैसे बनाते हैं इनफाइनाइट। नेचर में इनफाइनाइट बनाने का तरीका होता है, उस वायर को ना काट दो, प्लास लो, काट के तो खत्म करो, खत्म। अब करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, खत्म हो गया, ये है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम लोग इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं, हम लोग को रेजिस्टेंस बॉक्स में इनफाइनाइट लगाना होता है, तो उसके नीचे कनेक्शन ही नहीं देते, तो काट के फेंक देते हैं कनेक्शन, उतार को काट दिया, खत्म हुई कहानी। सर्किट ब्रेक कर देना, इनफाइनाइट लगा देने की बात है। अब तू सोच के बता, करंट आया 2 रास्ते, उल्टा बटना है, तो जितना हैवी रेजिस्टेंस उतना कम, वो तो इनफाइनाइट है, तो साहब उसमें जाएगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें आई की वैल्यू होगी 0, और ये 10 का 10 मजबूरी में इसी में एंटर करेगा, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, मजबूरी बन गई उसकी। पानी आया उसके सामने 2 रास्ते, एक रास्ता बिल्कुल पहाड़ खड़ा कर रखा, उसको दूसरा उसके बगल में होकर के नाली निकाल के दे दी, सब क्या चढ़ जाएगा पहाड़ के ऊपर, पानी सारा उस नाली में होकर निकल जाता है, पहाड़ खड़ा गया तू अपना, रहा है ना। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट हैं, कभी ना कभी हमारे काम आएंगे बेटे, लेकिन वो है इसी के ब्याह पर ही, ठीक है। तो आज ही क्लास को बेटे हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सर्किट थ्योरी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कर लिए और सीरीज पैरेलल। कल मैं पहले आपको सर्किट कवर कराऊंगा, स्टार्ट करूंगा, और अगली 3-4 क्लास पहले सर्किट कवर होंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत